स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर एक बार फिर। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस टॉपिक पर। जो भी टॉपिक होगा हमारा वो देखते हैं। देखो आपने पढ़ तो लिया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले। तो अभी उससे पहले मैं जो भी पढ़ाएंगे हम उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड मटेरियल जो होगा वो भी जो भी मैं अपलोड करूंगा वो सब अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, फ्यूचर टू यू अकेडमी, क्योंकि जिसका स्कैनर मैंने ये सामने लगाया हुआ है। और आप @फ्यूचर टू यू लिख करके भी सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है, वहीं पे आपको ये PDF भी मिलेंगी, इससे रिलेटेड MCQs वगैरह जो भी मैं कंटेंट डालूंगा वो सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम अपना टॉपिक बताते हैं, वो है ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उससे पहले की क्लासेस में जो पढ़ा था वो ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। हमने पहली क्लास में हमने ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने ये चार्ज के बारे में पढ़ा था, कंडक्टर से इंसुलेटर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वोल्ट मीटर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, एमीटर पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, और उससे रिलेटेड ये जो सिंबल्स थे ये हमने पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ है क्या एक्चुअली। ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, मतलब फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यूं कहा, ठीक है। ओम्स जो थे, एक मैं इसको मैं नीला ही कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, अच्छा भी लगेगा। मस्त इस वाले कलर में क्या होगा, हाँ बढ़िया। देखो ओम नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने यूं कहा, उन्होंने रिलेशन ढूंढा किस किस के बीच में। उन्होंने ढूंढा रिलेशन रेजिस्टेंस के बीच में और करंट के बीच में। ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में उन्होंने रेजिस्टेंस ढूंढा, मतलब रिलेशन ढूंढा रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने जब ये सब ढूंढा तो उन्होंने क्या कहा भाई, है ना। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ऐसा कहा, जब उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई एक टेम्परेचर फिक्स करते हैं। उस टेम्परेचर पे जब उन्होंने बहुत सारी चीजों के साथ में एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये पाया, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, करंट के। उन्होंने ये पाया, क्या पाया उन्होंने, उन्होंने ये पाया कि जो पोटेंशियल था ना, दैट वाज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैंगो, ठीक है, सॉरी एक, क्या लिख रहा हूँ यार मैं भी, इसको हटाओ। जैसे जैसे मैं यूं कहूँ, एक मैंगो, क्या, एक मैंगो मान लेते हैं 5 रुपए का है। मैं आपसे ये पूछूं दो कितने के होंगे, आप झट से जवाब देंगे सर दो तो 10 के होंगे। मैं आपसे पूछूं तीन कितने के होंगे, आप झट से जवाब देंगे सर 15 के होंगे। देखो एक चीज देखो, यहां पर जैसे जैसे नंबर ऑफ मैंगोज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो टोटल कॉस्ट जो रहेगी, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट, जो भी खर्चा हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब जब एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी अपने आप बढ़ जाए, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज
बढ़ाते हैं वैसे ही अपने आप करंट भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जैसे ही हम वोल्ट बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ में आ गया भाई? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हमने लगाया I। ठीक है, करंट को हम I से डिनोट करते हैं। फिर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है और इक्वल टू का साइन आता है, तो एक कांस्टेंट उठाना पड़ता है जिसको हमने R माना। ठीक है, जिसको हमने क्या माना? R। और R क्या है? रेजिस्टेंस है। R क्या है? R है हमारा रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है जी? ठीक है, अगर हम इसी की बात करें तो यहां पर क्या रहा? अब देखो, अगर मैं इसको, इस चीज को ऐसे लिखूं, आई को मैं यहीं छोड़ दूं, आर इधर ले जाऊं, तो आई इज इक्वल टू बी बाय आर हो जाएगा। हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है यहां तक? अब देखो, यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जो आई है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हो गया? बी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात मैं करता हूं। जैसे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि हमारी एक चीज फिक्स होती है। क्या होती है? एक चीज फिक्स करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, मैं 100 रुपए में, ठीक है, और जो मैंगो का प्राइस है, मान लो मैंगो का जो प्राइस है वो 4 रुपए का प्राइस है। कितने? 4 रुपए का प्राइस है। जब 4 रुपए का प्राइस होता है मैंगो का, तो मैं कितने मैंगो लेके आ पाऊंगा? मैं 25 मैंगो लेके आ पाऊंगा। और अगर प्राइस 5 हो जाए तो मैं मैंगो कितने ला पाऊंगा? 20 ला पाऊंगा। अगर प्राइस 10 हो जाए तो मैंगो कितना ला पाऊंगा? मैं 10 ही ला पाऊंगा। ठीक है, यहां पे एक चीज देखो, जैसे जैसे मैं नंबर्स को बढ़ा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर्स ऑफ मैंगो जो है वो घट रहे हैं। ठीक है, एक चीज के बढ़ने पर, एक के बढ़ने पर दूसरी घटना शुरू कर दे, घटना शुरू कर दे, तो हम यूं कहते हैं ये रिलेशन जो होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्टली कब होता है? जब एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाए तो वो डायरेक्टली है। और इनवर्सली कब होता है? जब एक के बढ़ाने से एक घट जाए, तो इस रिलेशन को हम इनवर्सली रिलेशन बोलते हैं। तो यहां से यही बात इन्होंने कही, इन्होंने ये बात कही कि किसी भी एक टेम्परेचर, किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? रेजिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर आपका वोल्टेज हमें पता लग गया क्योंकि आपने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, हमें पता है वोल्टेज क्या होता है, हमें आई भी पता है क्योंकि वो करंट होता है। ये नई बला क्या आई है? रेजिस्टेंस नाम की। इस रेजिस्टेंस नाम की बला के बारे में हमें बताओ कि ये रेजिस्टेंस नाम की बला है क्या। चलो, तो अब इस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये रेजिस्टेंस है क्या? देखो भाई, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है, जो कि क्या कर रही है? किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो होने से रोकती है या अपोज करती है। क्या करती है? रोकती है, रोकती है या अपोज करती है। ठीक है, रोकती है मतलब ढंग से पूरा नहीं रोक पाती है,
रोकने की कोशिश करती है। तो क्या है रेजिस्टेंस? अगर मैं मोटा माटी शब्दों में समझूं तो रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की करंट को रोकने की कोशिश है भाई। रेजिस्टेंस है क्या? किसी भी कंडक्टर की अपने अंदर से करंट को ना पास होने देने की कोशिश है, कि भाई कोशिश करता है कि मेरे अंदर से करंट ना पास हो जाए किसी तरीके से। ये प्रॉपर्टी है भाई। किसी कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें उसमें वो ज्यादा रोक पाता है करंट को। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम होती है, तो उनमें करंट जल्दी से पास हो जाता है। तो अब एक बात याद रखना, जिनमें करंट जल्दी पास हो रहा है उनके पास रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो कम है। जिनमें से करंट बहुत मुश्किल से पास होता है, बहुत कम पास होता है, तो ये समझ लेना कि वहां पर करंट जो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कोशिश पूरी कामयाब होती दिख रही है वहां पे। ये बात मोटा मोटी समझना। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड किस चीज पे करता है? ये लेंथ पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर की लेंथ कैसी है। थिकनेस मतलब कि उसके एरिया पे डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज से बना हुआ है? मटेरियल कॉपर से बना हुआ है या सिल्वर से बना हुआ है या फिर आपका नाइक्रोम से बना हुआ है। तो ये सब चीजों पे भी डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। नाइक्रोम पे बना हुआ है, फिर ये सब चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर पे। और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की। इन चीजों के बारे में अभी हम थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। अब इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है ओमेगा। ओमेगा, या फिर हम इसको बोलते हैं ओम, ठीक है। अब 1 ओम क्या होता है? ठीक है, पहले देखो, मैं 1 ओम आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, समझना। मैं 1 ओम एक्सप्लेन करूं उससे पहले, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं, 1 मिनट। हाँ देखो, 1 ओम जो होता है अपना, हमने यहां पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। यहां से R निकालूं तो ये बनता है V अपॉन आई। देखो V की एसआई यूनिट क्या थी? V थी। I की क्या थी? गुलाम थी। तो ये समझो, अब ये क्या कह रहा है? 1 ओम, और रेजिस्टेंस की क्या है? ओम। इसकी क्या है? वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट, और ये क्या है? 1 गुलाम, ठीक है। 1 ओम रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कब कहा जाता है? जब एक पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट इट्स एंड्स एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू इट। जब किसी भी कंडक्टर में से, ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर के ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, और इसमें से सिर्फ 1 एम्पियर करंट पास हो। क्या? जब किसी भी कंडक्टर के ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 1 वोल्ट हो और इसमें से सिर्फ 1 एम्पियर करंट पास हो, तो हम यूं कहते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस कितना था? वो 1 ओम का रेजिस्टेंस था। सोचो, अब यहीं पे एक सवाल यूं बोलूं मैं कि बताओ 2 ओम क्या होता है? तो मैंने जैसे ही यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 1 ओम ही रहेगा। तो अब यहां पे बातें क्या हो जाएंगी? जब किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का हो और करंट सिर्फ 1 एम्पियर पास हो रहा हो, और करंट जो है, सॉरी एम्पियर होगा ना, तो ए 1 एम्पियर, जो करंट होगा वो एम्पियर में पास होगा, ठीक है। करंट कितना पास हो जाए? 1 एम्पियर पास हो जाए, तो हम यूं कहते हैं कि 2 ओम हो गया। यहां से ये बात समझना, इनके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझ में और अच्छी चीजें आएंगी। अब देखो, वी आई ग्राफ, वी और आई ग्राफ, ठीक है, ये बना हुआ है वी और आई ग्राफ। अब इसमें देखो एक चीज समझो, मैंने बताया था आपको V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और रेजिस्टेंस चाहिए हम
V अपॉन I होता है। अब समझो, V की वैल्यू जितनी बड़ी होगी और I की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी। समझे? यहां समझो, V की वैल्यू, यहाँ पे तो दूसरे कलर में लिखना पड़ेगा। V की वैल्यू जितनी बड़ी होगी और I की वैल्यू जितनी भी छोटी होगी उतना ही रेजिस्टेंस बड़ा होगा। V की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, मतलब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो बड़ी तो आएगी। और सोचो अगर न्यूमरेटर छोटा कर दिया जाए, न्यूमरेटर को छोटा कर दें, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ ऊपर 2 लिखता हूँ और यहाँ 3 लिखता हूँ और यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, बताओ वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी? वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी? इसकी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा 1.5 और यहाँ कितना आएगा, 2 जीरो करेंगे तो 0.6, फिर 6 6 6 ऐसे करके वैल्यू आएगी। तो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है? ये वैल्यू बड़ी आ रही है। तो मतलब यहाँ पे मैंने ये कहा कि अगर वोल्टेज की वैल्यू बड़ी आएगी और आई की वैल्यू छोटी आएगी, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है? और ये कुछ, और आई की वैल्यू अगर बड़ी हो गई, वी की वैल्यू छोटी आ गई तो रेजिस्टेंस कम आएगा। तो अब यहां पे ये देखो, वी ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस आई की वैल्यू कम होनी चाहिए। वी ज्यादा आई कम, तो कहने का मतलब स्लोप कैसी हो जाएगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो यहां पे हमें स्लोप भी चेक करनी होती है। इसका जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। इसकी यहां देखो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में क्या होता है, वो ये चेक करते हैं, ये वी आई ग्राफ है, देखो यहाँ पे वी है और यहाँ पे आई है, और मैंने आपको बताया था कि जो v इज इक्वल टू आई आर होता है और r की वैल्यू हमें निकालनी है, v अपॉन आई आएगी। अब समझो, i की वैल्यू अगर बड़ी हुई, i की वैल्यू, अब मैं यहां से क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट पे ढूंढ, मैं यू देख रहा हूं, मुझे ये बताना है कि ये 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, इन 3 रजिस्टर में किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है यू करके। ठीक है? यहां से तो सारी नहीं जा पाएंगी, यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है? ये मैंने ड्रॉ की। अब यहां से मैंने एक लाइन और ड्रॉ की, ये वी के लिए, यहाँ पे भी ये वी की वैल्यू है, यहाँ भी वी की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। ठीक है? अब एक बात बताओ, जब मैं 1/1 करूं तो किसकी वैल्यू आएगी? R1 की। तो यहां से मुझे R1 की वैल्यू मिलेगी। 1/1 मतलब कि 1 आई R1 की वैल्यू। अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूं, R2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2/1। R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/1। हाँ, और R3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/1। तो R2 कितना आया? 2, और R3 कितना आया? 3। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? वोल्टेज ज्यादा देनी पड़ी, करंट कम देना पड़ा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आया, R3 का रेजिस्टेंस ज्यादा आया। R3 का रेजिस्टेंस ज्यादा है R2 से, और R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है किससे? R1 से। जब करंट ज्यादा फ्लो कर जाए, देखो करंट ज्यादा फ्लो किस में कर रही है, हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि जब भी करंट किस में ज्यादा फ्लो कर रही है, करंट जिसमें ज्यादा फ्लो कर रही है उसमें रेजिस्टेंस कम रहता है। ये भी आप एक बात ध्यान रखना, जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी इसको हमें वी, तो किसी भी एक पॉइंट से वी के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो रेजिस्टेंस ही हमने डायरेक्ट निकाल लिया। रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा है, R3 में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस हिसाब से हम चीजों को निकाल देते हैं। ठीक है? अब
यहाँ से ये सेम इसी तरीके से एक ये भी क्वेश्चन था जिसमें ये बताना है हमें कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आपको सिर्फ स्लोप ढूंढनी होती है, जिसकी स्लोप वी आई ग्राफ है, ये वी आई ग्राफ है, वी अपॉन आई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी, वी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वी की वैल्यू यहाँ पे 2 हुई तो रेजिस्टेंस कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आया, आई, ये इस हिसाब से आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करते हैं, ये 1 वोल्ट रख लेते हैं, ये 2 वोल्ट रख लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की जाएगी, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। अब V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला अगर जब हम लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से R की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये होगी V अपॉन आई, ठीक है। अब R1 मतलब कि हमें A का निकालना है, ठीक है, A का निकालेंगे R, तो V की वैल्यू पहले रखेंगे 1 और I की वैल्यू रखेंगे कितनी होगी 2, तो 1/2 कितना आ गया 0.5। ऐसे ही मैं अगर आर बी क्या निकालूं तो ये कितना आएगा 1/1, तो ये कितना आ गया 1। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा आया, रेजिस्टेंस आया बी का ज़्यादा। यहाँ पे आर बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किससे, आर ए से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब ये बात है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वो हमने बताया था, लेंथ थी, मटेरियल था, एरिया था और टेम्परेचर था, ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी बताता हूं मैं आपको। फिर रेजिस्टिविटी है, वाई नाइक्रोम, देखो यहां पे एक बात याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां पर एक साइन आता है रो का, ये रो का साइन आता है, रो L/A आता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टेंट ये वाला जो साइन आया है, ये साइन एक्चुअल में है क्या, ये है रेजिस्टिविटी, क्या, रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी होती है ये किसी भी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस, वो जो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, इस चीज पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अब अगर मैं रेजिस्टिविटी को सिर्फ यहीं छोड़ दूं, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं रेजिस्टिविटी को यहीं छोड़ दूं तो R को A से मल्टीप्लाई किया जाएगा और L आएगा। R का हमने देखा क्या होता है, ओम ऐसा यूनिट होती है, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी m², और लेंथ की क्या होगी m। इस m से m² खत्म हुआ तो इसकी जो यूनिट आई वो क्या आई, ओम मीटर, ठीक है। तो यहां से ये बात याद रखना कि रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट है वो है ओम मीटर, ठीक है। मैंने आपको ये बताया यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
एरिया के। तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और एरिया के बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटेगा। ये बात यहां से याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ दोगुनी कर दूं और एरिया को ना बढ़ाऊं, ठीक है, समझो, अगर मैंने लेंथ को दोगुना कर दिया, मान लो रेजिस्टेंस था और ये एक्चुअल में लेंथ थी एल और ये एक एरिया था, ठीक है, मैंने लेंथ को दोगुना कर दिया। जब मैं लेंथ को दोगुना कर दूंगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा आर डैश, मतलब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, जब मैं दो कर दूंगा लेंथ को तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये वाला जो एल बाई ए वाला हिस्सा है वो किसके बराबर है, एल बाई ए इसके आर के बराबर है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो आर डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कहने का मतलब लेंथ के डबल करने पे ओरिजिनल रेजिस्टेंस का डबल हो गया रेजिस्टेंस नया वाला। और यही अगर मैं लेंथ को सेम रखूं और मैं लेंथ को सेम रखूं और मैं एरिया को डबल कर दूं, क्या कर दूं, एरिया को डबल कर दूं, 2a कर दूं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, r/2। तो r डैश क्या हो गया, r/2। कहने का मतलब जब मैं लेंथ को कांस्टेंट करके जब एरिया को डबल कर दूंगा तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा, और एरिया को कांस्टेंट करके लेंथ को डबल कर दूंगा तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 2 गुना हो जाता है। ये बातें यहां से समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीजें, एक और चीज बात आई थी किसकी, लेंथ का बता दिया, मटेरियल रेजिस्टिविटी के ऊपर है तो बात, एरिया बताया, टेम्परेचर, ठीक है, ये भी सिंपल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये बातें आपको याद रखने की है। फिर बात आती है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी वाला जो केस है ना, देखो जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया वही सेम चीजें हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ये जो साइन होता है ये रो का साइन होता है, इसको लिखते हैं RHO, रो से डिनोट करते हैं। इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट शोज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, वो ये दिखाती है कि कोई भी मटेरियल कितनी स्ट्रांगनेस के साथ में किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है, उसके फ्लो को रोक रहा है। रेजिस्टेंस में फर्क है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क है। रेजिस्टेंस जो था वो भी प्रॉपर्टी थी करंट को रोकने वाली किसी भी कंडक्टर की, लेकिन रेजिस्टिविटी ये बताता है, देखो रेजिस्टेंस तो ये बता रहा था कि किसी भी कंडक्टर की रोकने की कैपेसिटी को, रोकने की जो प्रॉपर्टी थी कि भाई कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से करंट को पास होने से रोकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कितनी ताकत से रोकता है ये बताने के लिए रेजिस्टिविटी है। रोकता है ये बताने के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन कितनी ताकत से रोकता है ये बताने के लिए रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी कभी भी इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि शेप साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय ए, जो कि मैंने आपको बताया अभी। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आया था ये रहा हमारा रो एल बाय ए, ठीक है, ये रहा हमारा रो एल बाय ए, ठीक है। आर ए बाय एल, सॉरी रो का फॉर्मूला क्या गया, RA/A। इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, जिसको ओम मीटर में हम नापते हैं, रेजिस्टेंस का ओम में नापते हैं, एरिया एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन का एरिया है, लेंथ है हमारी m। कॉपर की रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा पास होता है। रबर की बहुत ज़्यादा हाई होती है। करंट का फ्लो लो रेजिस्टिविटी होगी, अगर रेजिस्टिविटी लो होगी तो फ्लो ऑफ करंट बहुत आसानी से होगा।
अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो फ्लो ऑफ करंट बहुत मुश्किल से होगा, करंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बातें हमें ये समझ में आती है क्या कि सॉरी ये क्या कर दे रहे हैं यार। रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब रजिस्टिविटी हाई होगी तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, मुश्किल करेगा करंट फ्लो बनने में। करंट फ्लो में हार्डनेस होगी। ठीक है, करंट फ्लो लो होगा, सीधी बात। और रजिस्टिविटी लो होगी तो करंट का फ्लो हाई होगा, ये बात याद रखना। रजिस्टिविटी कभी भी किसी भी लेंथ, एरिया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब इसी बात से समझो कि नाइक्रोम वायर हीटिंग एलिमेंट्स में क्यों यूज की जाती है। हीटिंग एलिमेंट्स में एक कॉइल होती है जो कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जैसे टोस्टर हो गया, अदर इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हो गए, इन सब में क्या होता है, कॉइल्स होती हैं जो कि एलॉयज से बनी होती हैं। एलॉयज क्या होते हैं, प्योर मेटल नहीं होते। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम अपने आप में वेरी हाई रजिस्टिविटी होती है, और रजिस्टिविटी जब हाई होती है क्या होता है, रजिस्टिविटी हाई होती है तो करंट के फ्लो लो होता है। जब करंट का फ्लो लो होता है तो क्या होगा, नाइक्रोम अलाउ एलोए इज यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट्स बिकॉज नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई है। नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, नाइक्रोम जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है और बर्न इजीली इवन इन हाई टेम्परेचर। देखो, एक तो ऑक्सीडेशन नहीं करता, और दूसरी चीज क्या है, इसकी नाइक्रोम की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब ये हाई टेम्परेचर इसका होता है ना, हाई टेम्परेचर पे भी ये बर्न नहीं करता। क्या नहीं करता ये हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं करता, ये हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं करता। क्योंकि बहुत सी तारे ऐसी होती हैं ज़्यादा हीट होने की वजह से वो तारे जल जाती हैं, लेकिन नाइक्रोम वायर ऐसा नहीं करती है। नाइक्रोम अलॉय इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो, ये नाइक्रोम डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजीली, ये सेम चीजें लिखी हुई है। इवन अ हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक कैटल, रूम हीटर, इन सब में क्या होता है, नाइक्रोम वायर होती है। सीधी बात, अगर इसको, ये तो बहुत कुछ फालतू चीजें लिखी हुई इसमें, सीधी बात, नाइक्रोम वायर हम यूज क्यों कर रहे हैं, नाइक्रोम वायर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हाई हीटिंग देती है और हीट होने पे बर्न नहीं करती। दूसरी चीज, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, तीसरी चीज, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो हाई है। रजिस्टिविटी हाई होने से होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट होता है, ये हीट बहुत निकलती है इसमें से। इसी वजह से हम इसी वजह से टोस्टर हो या फिर आपकी रॉड हो जिससे पानी गर्म करते हैं वो वाली, या हीटर हो, इन सब में हमको नाइक्रोम वायर मिलती है। ये एक्चुअल में हमारे ओम्स लॉ का हिस्सा था। ओम्स लॉ में हमने ये समझा कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट वो वोल्टेज होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट होता है। ये हमने वहां पे पढ़ा था एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसी से हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, हमें ये भी पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आपको जैसी भी ये लगी हो वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप जा करके उस चैनल पे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।